अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। 190 मिलियन पाउंड का केस, इसकी समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच ने सरबराही की, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस हामिद फारूकी की सरबराही में। इसमें फैसला आया और खान साहब को रिलीफ दे दिया गया इस केस में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शखाना केस के हवाले से, तो उसमें भी उनकी सजा मुअत्तल कर दी गई थी। अब 2 केसेस रह गए हैं, एक तो उनका साइफर का केस है और दूसरा इद्दत में निकाह का केस। इस हवाले से क्या पेशरफ्त होनी है, क्या उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं, ये कैसा मौजू है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें नान भाई एसोसिएशन के हवाले से, तो वो हड़ताल पर है जब से ये ऐलान हुआ है 16 अप्रैल को कि रोटी और नान की कीमतों में कमी की जाए। उसके बाद से इस्लामाबाद, पिंडी में और ओवरऑल अगर आप पूरे मुल्क में देखा जाए तो इस हवाले से हड़ताल की गई है। इस पर हम बात करेंगे कि इसका क्या फाइनल डिसीजन आया है, क्या हल निकला है। इस सारे मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में जो मेहमान मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं तलत रिजवान सियाल साहिबा, एडवोकेट हैं, ऑडिटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इंसाफ लॉयर फोरम की। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब साजिद अली अब्बासी साहब, ये सदर कैपिटल नान भाई एसोसिएशन हैं। और उसके साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोहिनूर न्यूज की सीनियर रिपोर्टर हिबा अब्बासी साहिबा। इन तीनों से हम इनके पॉइंट ऑफ व्यूज जानेंगे और देखेंगे कि मुल्की हालात इन तमाम तर मसाइल के हवाले से किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी मैं। तलत साहिबा, पहले मैं आपसे सवाल का आगाज करूंगी कि जिस तरह से ये अभी फैसला आया है 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, खान साहब को रिलीफ दे दिया गया है, उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है और तो शहाना केस में भी उनकी सजा मुअत्तल कर दी गई है। बाकी 2 केसेस रह गए हैं साइफर के हवाले से और इद्दत में निकाह के केस के हवाले से। क्या देख रही हैं आप खान साहब का फ्यूचर, क्या इनको बाकी 2 केसेस में भी रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले इनविटेशन के लिए, और दूसरा जो आपका प्रोग्राम जो इसका टाइटल है गैर जानिबदार, ये तो बड़ा अच्छा है। लेकिन हम लोग गैर जानिबदार तो नहीं है, हम तो अपने खान साहब के साथ हैं, पीटीआई के साथ है, पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव जानिबदार नहीं है क्या? तो इसमें हम तो खैर, और फिर देखें अगर पीटीआई अब तो हर पूरी दुनिया, अगर पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान ही, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें, जहां देखें हर कोई इमरान खान इमरान खान इमरान खान की बात हो रही है। और इमरान खान की इसलिए बात हो रही है क्योंकि वो हक और सच के साथ खड़े हैं, उनको कंप्रोमाइज नहीं है, उन्होंने किसी चीज पे समझौता नहीं किया। वो देखे ना, उन्हें क्या है, वो शहाना जिंदगी गुजार रहे थे, आराम से जाते ऐश करते, जैसे सारे लोगों ने अपनी बाहर प्रॉपर्टीज बनाई है, वजारत यहाँ करते हैं, ऐश इधर करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, जब खत्म होती है तो फिर बाहर चले जाते हैं, अपने वो कमिटमेंट्स करते हैं और उधर जाके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। फिर जब जरूरत होती है फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन खान साहब ने ऐसा नहीं किया। ये लोग कहते थे खान साहब तो जेल में एक दिन भी नहीं गुजार सकते। और फिर देखें कि जब मैं जेल में गई और मैंने जाके जेल हुकाम वहां पे मिली, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमें इतनी देर 75 ईयर्स हो गए और हम फला इतनी देर से ड्यूटीज कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग आए और वो आते थे, किसी के कमर में दर्द है तो किसी के सर में दर्द है, तो हर कोई हॉस्पिटल जाना प्रेफर करता था। और ये वाहिद लीडर है जिसने आज तक नहीं कहा कि मेरे सर में भी दर्द है। और माशाल्लाह एक्टिव और इतना जो स्ट्रॉन्ग इंसान है ना, वो हमने कहीं पे नहीं देखा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 190 मिलियन, ये साइफर, ये इद्दत, ये सारे केसेस जो है ना, ये फैब्रिकेटेड है, ये मेरिट पे है ही नहीं, ये बनते ही नहीं है। तो उसमें साइफर को भी आप फैब्रिकेटेड कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। साइफर का देखें ना, साइफर में वो खुद आप देखें ना, अभी उसका वो ट्रायल वो सारा चल रहा है, तो उसके अंदर क्या है साइफर में कि एक वो जी लेटर आया है, अब कभी कहते हैं आया, खुद ही वो पहले कह निगेट कर रहे हैं जी वो खत आया था, अच्छा खत नहीं है, कभी फिर कहते हैं आया है। उसकी अभी तक यही सारी चीजें उसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉपी जो आवाम के सामने लहराया है, आपके जो कॉन्फिडेंशियल लेटर होता है, इस तरह से लहराना आज तक किसी पॉलिटिशियन ने ऐसा नहीं किया। तो उसके बाद अगर उन्होंने लहराया है, वो सारा कर रहे हैं, तो उसको जो है ना वो लेके आया, वो उनके अगेंस्ट आया ना। अगर उन्होंने कहा कि उसमें जो है ये जी हुकूमत को जो है गिराया जाए, रिजीम चेंज की जाए, ये सारा कुछ था, तो वो इस तरह के जो है ना, अगर हमारी अपनी जो इंटरनल हमारे जो मैटर्स हैं उसके लिए हमें कोई अमरीकी साइफर आ जाए या कोई लंदन प्लान हो जाए, ये सारा तो इस तरीके से जो है ना, इस तरह की जो मुदाखलत होती है ये नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से आज 75 ईयर हमारे यहाँ पे आपने अमेरिका की बात की, तो वही खान साहब ने तो एहतजाज का भी कहा है कि अमेरिका के सामने जाके करेंगे हम एहतजाज। नहीं, एहतजाज देखें, खान साहब ने अमेरिका के खिलाफ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में अब अगर हम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, तो खान साहब पूरी एस्टैब्लिशमेंट के भी अगेंस्ट नहीं है। हाँ, जो लोग जो हैं इसके अंदर मुलव्विस हैं, जो इसको सारा हेड कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि यहाँ पे अफरा तफरी हो, जैसे कि अभी आपके सामने कश्मीर जो है वो आपके सामने है कि कश्मीर में क्या हुआ। इन्हें नहीं पता था कि वहां पे अगर हम लोग जो है पेट्रोल जो है, या वहां पे हम लोग जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, हम किसी चीज को भी छेड़ेंगे तो वो पाकिस्तानी नहीं, वो कश्मीरी लोग हैं। कश्मीरी लोग जो है वो हक पे डट जाने वाले लोग हैं और वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। और आपने देखा भी
وہ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے کس طریقے سے احتجاج کیا اور اپنے مطالبات منوائے. جب ان لوگوں کا کانٹریکٹ ہو گیا تھا, جب گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ریلیف دے دیا تھا, جب وہاں کی گورنمنٹ نے دے دیا, تو پھر وہاں پہ رینجرز کیا کرنے گئی تھی, وہاں پہ فورسز کیوں گئی وہاں پہ, اور ان کے اوپر شیلنگ کی گئی, وہاں پہ کیجویلٹیز ہوئی, وہاں پہ اتنے زیادہ انجرڈ لوگ ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے نا. تو پھر انہوں نے جب گورنمنٹ جو رینجرز ہوتی کس کے انڈر آتی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کے, جب یہاں سے پوچھا گیا کس نے, وہ کہتے جی ہم نے نہیں بھیجا, نہ انٹیریئر نے بھیجا, نہ وہاں کی گورنمنٹ نے منگوائی, تو وہ وہاں پہ کیسے چلی گئی. چلے وہ تو ایک الگ میٹر ہے, الگ نہیں ہے یہ سارا. دیکھیں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. جب تک یہ مداخلت ہو رہی ہے, جب تک اس کو جو ہے بند نہیں کیا جائے گا, جب سارے ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنے ڈومین میں رہ کے کام نہیں کریں گے, تب تک ہم پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اچھا پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں, جو آپ یہ جو ساری بات کر رہی ہیں, اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی کی بات کرتی ہے, جمہوریت کی بات کرتی ہے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی اگر ہم مذاکرات کریں گے تو خالی فوج سے کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جائیں گے, باقی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے مفاہمت کی سیاست کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے, جبکہ آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ لوگ, آپ کا مینڈیٹ اگر ہے, آپ مینڈیٹ پر ہیں, تو آپ آئیں اور گورنمنٹ کو سنبھالیں, تو اس وقت کیوں نہیں آگے بڑھے پھر. دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو وہ اس لیے, دیکھیں ان کی تو ان کے ساتھ کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے نا. اگر یہ پولیٹیشینز ہیں, یہ بیچارے کون ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں نا. یہ آج نون ہے, آج پیپلز پارٹی, یہ ساری پارٹیز ان کو لا کے بٹھایا گیا ہے نا, فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہوا 75 ایئرس کی ہسٹری ہے, فارم 45 مینیج کیا جاتا تھا. اس دفعہ فارم 45 مینیج نہیں ہوا تو فارم 47 کر لیا گیا, وہ سب کے سامنے ہے. اور یہ فارم 47 جو ہے بیساکھیوں پہ چلنے والی اور کھڑی ہوئی ایک گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, کسی وقت بھی یہ گر سکتی ہے. تو پھر جب وہ خود اتنے کمزور ہیں تو ان کے ساتھ خان صاحب کیا بات کریں. اور خان صاحب کو تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خان کے لیے تو پوری دنیا, کیا پورا پاکستان, پوری دنیا, سب لوگ نکل رہے ہیں. اور 8 مئی کو اگر اتنا یہ ٹرانسپیرنسی کا ہوتا الیکشنز, اور جو جیسے 8 مئی کو ہوئے, اور عوام اتنی سخت اس وقت جو حالات تھے, اس میں بھی عوام نے باہر نکل کے 8 فروری کو اس میں بتا دیا کہ کیا ہے جی, صرف لیڈر کون ہے, عمران خان ہے, اور کون, سب نے ووٹ, انہیں نہیں پتا تھا کون سا کینڈیڈیٹ ہے. لوگ آپ کے سامنے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ, عوام کہہ رہی ہے نا کہ 47 فارم پہ آئی ہے یہ حکومت, اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ عوام نکلی تھی 8 فروری کو, تو عوام جب عمران خان کو ڈالا جیل لے کر گئے تھے, اس وقت عوام نکلی تھی. اگر 4 لاکھ آپ کی فوج ہے, چلے 20 لاکھ کر لی, تو آپ 24 کروڑ دیکھیں, اس وقت بھی عوام نکلی تھی, لیکن اس وقت کیا ہوا, عوام نے وہ نہیں کیا جو ان پہ ڈال دیا گیا. ابھی تک تو کمیشن نہیں بنا, 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے نا, تو کمیشن بنایا جاتا نا. ان کو تو ساروں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے ان پہ 780 لگا دیا گیا, ٹیئر گیس تھی. وہ لوگ تو دیکھیں نا, ہتے لوگ تھے, خالی ہاتھ تھے, اور جو دوسرے تھے انقلاب ایسے تو نہیں آتا نا, انقلاب ہمارے معاشرے میں چینج نہیں آ سکتا. دیکھیں انقلاب کی بات کرتے تو لوگ باہر نکلے, جو باہر نکلے ان پہ اتنے زیادہ پرچے کر دیے گئے, FIR ہوئی, انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا, ان پہ ظلم تشدد کی. تو 9 مئی کی وجہ سے بھی نا, 9 مئی کے واقعہ میں بھی تو ملوث تھی نا پی ٹی آئی. دیکھیں 9 مئی میں اگر پی ٹی آئی ملوث تھی تو خان صاحب نے بھی کہا ہے نا, ہم بھی سب کہتے ہیں بالکل, ہم 9 مئی کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ویڈیوز لے کے آئیں, اس پہ کمیشن بنایا جائے, اس میں جو بھی جتنے بھی ملوث لوگ ہیں, کردار ہیں, بالکل ان کو سزا دی جائے قانون کے مطابق. یہ تو نہیں جو پریس کانفرنس کر لے اور آ کے وہ کہہ دے جی ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, خان صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یا سیاست سے کنارہ کشی کرتے ہیں تو ان کو جو ہے آرام سے کلین چٹ مل جاتی ہے. یعنی آپ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ملوث ہے 9 مئی کے واقعات میں, اس کے کچھ افراد ملوث ہیں, اس کے ثبوت ہیں, اس کے شواہد موجود ہیں. کہاں شواہد ہیں موجود, ہم تو کہتے ہیں کمیشن بنائے نہ لے کے آئیں, جنہوں نے 9 مئی کیا ان کے ساتھ بالکل ان کے ساتھ نپٹا جائے. وہ بے شک ہمارے لوگ ہیں, کہیں سے بھی جو کوئی بھی ہیں, ان کے ساتھ نپٹا جائے. ہم ریاستی دہشت گردی کی اجازت تو نہیں دیتے نا, ہم اس میں تو شامل نہیں ہو سکتے, لیکن اس کے لیے ابھی تک کیوں کمیشن نہیں بنا, ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ابھی تک وہ پوری نہیں ہو رہی. اچھا اب ہم ذرا بات کا رخ چینج کرتے ہیں, اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. عباسی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ 16 اپریل کو نوٹیفیکیشن آیا کہ جی روٹی اور نان کی قیمتوں کو کم کیا جائے, اور نان کی قیمت 20 روپے اور روٹی کی قیمت 16 روپے کی جائے. اس پر ہمگیر سطح پر ملک میں ہڑتال ہوئی, اور نان بائی ایسوسیشن نے اس کا بائیکاٹ کیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے, اور اس پر کافی زیادہ یہ بات بڑھ گئی آگے. تو اب آپ مجھے بتائیں اس بارے میں کہ اب آپ لوگوں نے پھر ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا, کیا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں نے اس پہ دیا تھا, اور اس کے اوپر اب کیا امپلیمنٹ ہوا ہے, کیا فیصلہ آیا ہے, آپ کے حق میں کوئی بات چیت چل رہی ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. اس کے بعد میں آپ کو اس کی پوری ہسٹری پہ لے کے جاؤں گا. یہ 16-20 کا کیس آج کا نہیں ہے, یہ پچھلے 1 مہینے سے ہے. یہ 16 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جو پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے پنجاب کے لیے, ٹھیک ہے, سوری 15 کو
15 को जारी करती है छुट्टी वाले दिन। ठीक है। ईद की छुट्टियां थी, 11 को ईद थी, 12-13 छुट्टियां, 14 को या 15 को ये छुट्टी वाले दिन में ये जारी कर देते हैं, क्योंकि वहां पे मेरे ख्याल से कोई पंजाब के जो सीनियर लोग हैं, वज़ीर आला हैं, उन्होंने कोई ख्वाब देखी मेरे ख्याल से, उनको कोई ऐसा ऐलान हुआ कि जी रोटी सस्ती करनी है। क्योंकि सियासत हमेशा जो भी नई पार्टी आती है ना, खासकर ये मुस्लिम लीग नून, इसका खासा है कि ये रोटी पे सियासत करती है। मैं आने कह रहा हूँ, इसमें रोटी पे सियासत करनी होती है। वहां पे इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया पंजाब का 15 तारीख को, पूरे पंजाब के लिए जितने भी 44 अजला हैं जितने के लिए भी कर दिया। 16 तारीख को उसी को कॉपी पेस्ट करके इस्लामाबाद में भी कर दिया गया। हम जब गए वहां पे DC ऑफिस, उनसे मुलाकात की, जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा जनाब ये ऊपर से आर्डर है तो इसको आपने मानना है। तो मैंने कहा जी ये किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा पंजाब में और इस्लामाबाद में हर चीज का डिफरेंस रहा है। आप दूध की कीमत उठा के देख लें, गोश्त की देख लें, सब्जियों की देख लें, रेंट की देख लें, दीगर जितनी भी एशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतें इस्लामाबाद में और दीगर शहरों में मुख्तलिफ हैं, क्योंकि अखराजात के डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता। उसमें 2-3 चीजें ऐसी मेजर थी कि जो अगर वो कहते हैं कि टेक्निकल गलती है, टेक्निकल नहीं थी, ये प्लांटेड चीजें थी और उजलत में ये फैसला किया गया। क्योंकि बड़ा वाज़ेह तौर पर देखा गया कि अगर हम बात करें कैपिटल की और बाकी शहर की, इवन जैसे पिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर हैं, तो अगर हम पिंडी का कंपैरिजन करें तो पिंडी में रोटी सस्ती मिल रही थी, जबकि अगर इस्लामाबाद का कंपैरिजन करें तो वहां पर महंगी मिल रही थी। एग्जैक्टली हुआ इस तरह कि हमारा जो लास्ट नोटिफिकेशन था दिसंबर 2023 का, इस्लामाबाद में 25 रुपए रोटी और 30 रुपए नान चल रहा था। पिंडी में और पूरे पंजाब में जो चल रहा था 20 रुपए रोटी और 25 रुपए नान। हमारी जंग यहाँ से छिड़ी इनके साथ के पंजाब में अगर आटा सस्ता हुआ है पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। हम चाहते हैं कि चीजें सस्ती मिले, हम भी गरीब लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि सस्ती और हम सस्ती दें। हमारी लड़ाई उनसे ये थी कि पंजाब में अगर आपने 4 रुपए कम किए रोटी में, 20 से 16 पे ले आए, तो इस्लामाबाद में 25 से आप 16 पे 9 रुपए रोटी में आप क्यों कमी कर रहे हैं? हमारे साथ बैठें, मैकेनिज्म तय करें, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें। हम आपको एक एक चीज प्रूफ देने के लिए तैयार हैं कि इस्लामाबाद में रेंट कितने हैं, हमारे कारीगर कितने हैं, उनकी राइश के रेंट कितने हैं, दीगर जितने भी अखराजात हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का महंगा तरीन शहर इस्लामाबाद है। उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप जो मर्जी कर लें। हमने फिर क्या किया, हम तो जाहिर है कमजोर से लोग हैं, स्टेट के साथ हम जंग नहीं लड़ सकते। डीसी ने इस पर आपकी कोई सुनवाई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसने कहा जी 16.25 भी नहीं हो सकती, आप जो मर्जी कर लें। 2 दिन हमने शटर डाउन हड़ताल की, 2 दिन शटर डाउन हड़ताल की, हमें उसमें ये इनाम मिला, FIR हमारे ऊपर दी गई, और हमारी जो बंद दुकानें थी हड़ताल में उनको ऊपर से सील लगा दी गई थी। मतअद्दिद जगह पे उन्होंने ऊपर से सील कर दी कि आपने ये दुकानें क्यों बंद की हुई हैं। जबरन हमसे रोटी बिकवाई गई 16 तारीख से लेकर 25 तक, 16 रुपए पर जबरन। 2 दिन हमने हड़ताल की, उसके बाद जबरन उन्होंने रोटी बिकवाई। जहां पे 16 से 1 रुपया भी फालतू था तो यकीन करें बंदे उठाए जाते थे, जुर्माने किए जाते थे। गर्मी का मौसम है, आप खुद घर चलाती होंगी, आपको पता है कि अगर आटे को 1 घंटे भी आप गर्मी में छोड़ेंगे खमीर हो जाता है, फारिग हो जाता है। हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया, हमारे लोगों की तजलील की गई। हमने हड़ताल के बाद ये फैसला किया कि अगर DC या जिले इंतजामिया कोई बात नहीं मानती, इवन कि हमारे तंजीम के लोग फूड मिनिस्टर तक गए, मिनिस्टरों तक गए। हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब जो पहले मेंबर थे इसके कौमी असेंबली के और डिप्टी स्पीकर भी रहे, उनके पास गए, क्योंकि ज्यादातर अक्सरियत लोग हमारे उन्हीं की बेल्ट से हैं, जिम्मेदार थे, गवर्नमेंट का हिस्सा थे। अगर वो हार गए वो एक अलग बात है, मगर वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है। उनके पास गए, कोई भी खातर ख्वाह में जवाब ना मिला। थक हार के हमने फिर हाई कोर्ट से रजू किया। हाई कोर्ट ने हमें 25 तारीख को एक रिलीफ दिया, 25 अप्रैल को। उन्होंने कहा जी ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने किया है 16 अप्रैल को, ये नोटिफिकेशन हम मुअत्तल करते हैं, क्योंकि इसमें 120 ग्राम रावलपिंडी में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। ये नोटिफिकेशन जो है इसको हम मुअत्तल करते हैं। 6 डेट पड़ गई, 6 जब तारीख पड़ी, 6 तारीख को जब पेशी थी तो ADC साहब वहां पे पेश होते हैं इस्लामाबाद जिले इंतजामिया की जानिब से, अब्दुल्ला मसूद साहब। तो उन्होंने जाके ये चीज एडमिट की कि जी बिल्कुल ये हमसे उजलत में हुआ, हम इसको विड्रॉ करते हैं। अब वो 25 से लेकर 6 तारीख तक जो हमें रिलीफ मिला था वो उन्होंने यहाँ पे आके ये बात कह के विड्रॉ कर लिया। फिर उन्होंने उसी टाइम कहा कि जी हमने एक नोटिफिकेशन और किया हुआ है, तो हमें शो किया जाए।
انہوں نے شو آف نہیں کیا تھا. یہ 6 تاریخ کی بات کر رہا ہوں, جبکہ کوئی بھی نوٹیفکیشن ہوتا ہے گزٹ میں یا دیگر جگہ پہ پبلش کیا جاتا ہے یا اسٹیک ہولڈروں کو دیا جاتا ہے. وہ نوٹیفکیشن جب ہم نے دیکھا تو وہ 26 اپریل کا تھا. 25 کو اسٹے ہوا, 26 اپریل کا نوٹیفکیشن لا کے نکال دیا انہوں نے. اس میں انہوں نے 20 گرام کم کر دیے, جبکہ ہماری لڑائی گراموں پہ نہیں تھی. ہماری لڑائی تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, فیزیبلٹی بنائیں, بیٹھ کے میکنزم طے کر کے. ظاہر ہم اسلام آباد میں یونین کر رہے ہیں, اسلام آباد کے ہم 4000 کے لگ بھگ ہمارا تندور ہے, ہر تندور پہ 4 سے 5 بندے کام کرتے ہیں. کم و بیش 20,000 بندے کے چولہے کو آپ بند کر رہے ہیں اس طرح اپنے فیصلے مسلط کر کے. یہ تو نہیں ہو سکتا. جب وہ نوٹیفکیشن ہم نے چیلنج کیا تو اس کی جو انہوں نے اگلی ڈیٹ دی تھی 6 تاریخ کو, جو اس کو ہم نے چیلنج کیا, اس کی اگلی ڈیٹ تھی 10 تاریخ. 10 تاریخ ہمارے طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب, ہم ان کے بیعت مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑا بہترین طریقے سے ہمارا کیس سنا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ اسی شہر کے رہائشی ہیں اور انہوں نے غریبوں کا درد محسوس کرتے ہوئے آج اس نوٹیفکیشن کو بھی اڑا کے رکھ دیا. اور آج الحمدللہ جو آج کی ڈیٹ ہے, آج ہمیں وہاں سے ہائی کورٹ سے ریلیف ملا. اور بڑی مشکل کے بعد یہ سمجھے کہ ہم نے اب پرائس سیٹ ہوئی ہے 18 روپے 100 گرام روٹی کی. 18 روپے روٹی میں, روٹی 100 گرام 18 روپے میں ہوگی اور 22 روپے نان ہو گیا. جبکہ نان کے لیے ہم نے پھر پٹیشن دائر کر دی ہے, کیونکہ نان جو ہے وہ لگژری آئٹم ہے, وہ بیکری آئٹم ہے, وہ اس میں آتا ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لے آتے ہیں, کہاں سے یہ چیزیں. نان کی پرائس اور زیادہ ہونی چاہیے آپ کے ساتھ. نان اوپن ہوتا ہے, دیکھیں جس طرح بریڈ ہے, آپ بریڈ دیکھ لیں یا کوئی آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھ لیں, ملتا ہے ویٹا بریڈ کا ایک چھوٹا بریڈ ہے 90 گرام کا, وہ 60 روپے اس کی پرائز ہے. لیکن آپ نان کو بھی دیکھیں نا, بعض دفعہ نان اگر جب ہم منگواتے ہیں اکڑا ہوا بالکل پتلا سا, اور اس کی پھر وہ کوالٹی نہیں رہتی. آپ وہ جس تندور سے نان لیتی ہیں اس کو کہا کریں کہ تھوڑا سا مدرا کر کے لگا دیں, وہ نرم رہے گا. وہ پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے نا. ہاں وہ کہنا ظاہر ہے, وہ تو فرمائش ہوتی ہے. بعض لوگ اکڑا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں, بعض نرم پسند کرتے ہیں, وہ فرمائش آپ کر لیا کریں. آٹے کی کوالٹی کو نہیں آپ لوگ فوکس کرتے کہ بہت وائٹ آٹا ہوتا ہے. اسلام آباد کے اندر جو ٹاپ کی 10 فلور مل ہیں, ویسے تو فنکشنل ملیں ہیں وہ میرے خیال سے 45 ہیں, جو ٹاپ کی 10 فلور ملیں ان کا آٹا آپ کو اسلام آباد کی دکانوں پہ نظر آئے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں پکارتا, کیونکہ بڑا شہر ہے, برانڈڈ شہر ہے. یہاں پہ بڑے فائن وائٹ آٹا ہوتا ہے جو بعض دفعہ اس کو جب چبائیں تو چبایا نہیں جاتا. آپ اس کو اگر مندرا کر کے لگائیں گے نا چھوٹے سائز میں, تو وہ کبھی بھی سخت نہیں ہوگا. پھر اس کو آپ لویٹ دیں فوراً, اس کو ہوا لگے گی تو وہ آفیسلی اکڑ ہی جائے گا. 60 گرام کا آپ کو ایک بند ملتا ہے, 90 گرام کا, وہ 60 روپے کا ہے. اسی فائن آٹے سے بنتا ہے جس فائن آٹے سے ہم سے 120 گرام کا نان 20 یا 25 روپے میں مانگا جا رہا ہے. اب یہ کہاں کی لاجک ہے؟ ہم نان جو ہے ایک نان کو تیار کرنے کے لیے 4 سے 5 بندے ہوتے ہیں. یعنی اب نان کی پرائزز کے آپ اور بڑھوائیں گے, 22 نان کو اوپن کروائیں گے. نان ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہائی کورٹ میں, اوپن سے مراد یہ کہ اس کی قیمت فکس نہیں ہوگی. فوڈ ایکٹ میں نان کا ذکر ہی نہیں ہے. فوڈ ایکٹ میں صرف پتیلی روٹی کا ذکر ہے کہ جس پہ گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے, مل والوں کو دیتی ہے, ہمیں نہیں دیتی. نان اور روٹی کی تو بات ہے, ٹھیک ہے یہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تندوروں پہ اسپیشلٹی ہوتی ہے, روغنی نان بھی ہوتے ہیں, پھر آپ لوگوں کا وہ روغنی پراٹھا بھی ہوتا ہے, اس کی پرائزز آپ لوگ کم نہیں کرتے, وہی ہوتی ہے. یہ جو پتیلی روٹی ہے نا, یہ غریب کی ضرورت ہے, یہ آپ کی میری ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, آپ بیکمین پہ چلے جائیں, راحت پہ چلے جائیں, آپ اچھے سے اچھی چیز جب آپ لیں گی تو وہ مہنگی ملے گی. ظاہر ہے آپ غریب بندہ کوئی مجھے ریڑی بان دکھا دیں, کوئی دیہڑی لگانے والا دکھا دیں رات بیکری پہ جاتا ہوا یا کسی پیزا شاپ پہ جاتا ہوا, یہ لگژری آئٹم ہے. یہ آپ جتنی اچھی لیں گے, اس میں ہمارے چیز نان ہے, پیزا نان 1000 روپے کا بھی ہے ہمارا, چیز نان 250 روپے کا ہے, بیف نان ہے, گارلک نان ہے, یہ مختلف اس میں کوالٹیز ہیں. اس کو کیوں اوپن کیا جائے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فوڈ ایکٹ میں آتا ہی نہیں ہے. اس کو اوپن کیا جائے, جو جس طرح کی مرضی لینا چاہے معیاری چیز اس کو ملے گی. روٹی کے اوپر ہم کمٹمنٹ کریں گے اور کمیٹڈ ہیں کہ روٹی واقعی غریب کی ضرورت ہے. تو اسلام آباد میں تو مجھے نہیں لگتا کوئی غریب رہتا ہو. اور اگر گورنمنٹ نے اوپن پرائز کی آپ کے آفر ایکسیپٹ نہ کی تو پھر کیا کریں گے؟ قانون ہے نا, قانون کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں. ہم قانون سے ہٹ کے ذرا سی گورنمنٹ سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. گورنمنٹ سے اگر توقع ہوتی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری دکانیں, تندور والا کتنا بڑا وہ ہوگا کہ اس کی دکان آپ سیل کریں گے, دکان بند کریں گے, لاکھوں روپے کا اس کا نقصان کریں گے, پھر اس کو آپ تھانے بند کریں گے, اس پہ جرمانے کریں گے. مطلب اس سے بڑھ کر اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟
तंदूर वाला इतना बड़ा वो नहीं है, ना सियासतदान है हम, ना हमारी कोई हमारी सियासी पार्टी, हमारी कम्युनिटी है, इसको रिप्रेजेंट करना हम अच्छी तरह जानते हैं। इंशाल्लाह हाई कोर्ट से हमें यकीन है, जिस तरह हमें रोटी में रिलीफ मिला है इसी तरह हमें नान में हर सूरत में रिलीफ मिलेगा। और पंजाब में नान ओपन हो गया है, मैं आपको पंजाब का नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसमें सिर्फ रोटी का जिक्र है, नान का कोई जिक्र नहीं है। क्या हम पाकिस्तान का ऐसा नहीं है इस्लामाबाद, यहाँ पे कोई नया कानून लागू होता है? इनको पता ही नहीं है काम करने का, इस ब्यूरोक्रेसी को तो समझ ही नहीं है, ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं वही ठोंस देते हैं आगे। यार हम कोई भेड़ बकरियां हैं, हमारे साथ बैठा करें। हम यहाँ पे एक इस्लामाबाद के अंदर सबसे बड़ी तंजीम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसका 3000 से प्लस मेंबर है, और उसका मजदूर मिला के आप 20,000 क्रॉस कर रहे हैं, और उसके साथ आप इतनी बड़ी मजाक कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। हिबा, आप बताएं, आप बीइंग रिपोर्टर फील्ड में रहती हैं, आपका आवाम से एक इंटरेक्शन रहता है, अवाम का क्या रद्द अमल है इन सब चीजों पर? खासतौर पर हमारा जो लोअर क्लास तबका है, रोटी की प्राइस के हवाले से आपने कुछ उनसे बात पूछ की है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हम फील्ड वर्क करते हैं तो आपको पता है कि हमें जाना होता है, देखना भी होता है, बाज़-औक़ात लोगों को जज भी करना होता है, लोगों से पूछते भी हैं। तो लोगों का एक ही जब ये हड़ताल पे थे तब तो था कि हमें भी, हमारी भी सपोर्ट थी कि हाँ इनके साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि आटा जो है वो उस तरह से सस्ता नहीं हो रहा और उस तरह से रोटी जो महंगी हो रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा है जो तंदूर खोल के बैठा है, उसकी अपनी फैमिली भी है, उसके खर्चे भी हैं, ऊपर से बिजली महंगी है, ऊपर से गैस महंगी है, तो वो कहाँ कहाँ पूरा करेगा? उनकी जो डिमांड थी वो अपनी जगह बहुत ठीक थी, देखा जाए एक तरफ। तो जो उन्होंने डिमांड की, जो मुतालबात उन्होंने मनवाए, आज जैसे कि इनको हाई कोर्ट से जो है वो रिलीफ भी मिला, ये अच्छी बात है। लेकिन इन चीज़ों सबको मनाने में भी काफ़ी टाइम लगा, इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी। तो वहीं पर अगर आवाम की, आम आवाम की बात करें तो ये दोनों आवाम की तरफ से ही आते हैं। जाहिर सी बात है, एक अगर बनाने वाला भी आवाम है तो खाने वाली भी आवाम है। तो वहीं पर अगर बात करें तो बाज़ औक़ात हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कोई भी लागू कर देते हैं कानून, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता। ग्रास रूट लेवल से लेकर हम जो है वो अगर शुरू करते हैं कोई काम तो उस पर इम्प्लीमेंट कराना हमारा जो है वो फ़र्ज़ बनता है। और बीइंग अ सिटीज़न हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन चीज़ों को जो है वो देखें और अपनी जो अच्छा शहरी होने की जिम्मेदारी है वो पूरी करें। तंदूरों पे अगर बाजू का देखा जाए तो हमें बहुत सारे लोगों को शऊर नहीं भी होता, और जिस तरह से रोटी का जो मेयार है वो कई जगहों पे अच्छा नहीं भी है। वो रोटी जो देखा जाए तो वो सूखी भी रोटी, जैसे आपने कहा ना कि सूखी भी होती है रोटी, और कभी कभी उसका जो मेयार है वो अच्छा नहीं होता। बाजू का बहुत सारे ऐसे तंदूर हैं, मैंने खुद भी देखा है, विजिट भी किया है। और जिस तरह से इन्होंने मुझे कहा ना, शो स्टार्ट हुआ तो इन्होंने कहा कि DC ऑफिस में जाकर आप जो है वो कंप्लेन करें। तो आप मुझे ये बताएंगे, हमारे यहाँ बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उन लोगों को नहीं पता होता कि हमने शिकायत कहाँ करवानी है। बहुत सारे लोग मजबूरी में चुप भी हो जाते हैं कि ठीक है यार खा लेते हैं। तो ऐसा क्या कोई ऐसा तरीका है आप लोगों के पास कि प्रॉपर तरीके से कि वहां पे ही वो शिकायत दर्ज करें, या ऐसा कोई अवेयरनेस? क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कानून बनते हैं या जितनी भी जो बातें होती हैं, हम अगर लेबल भी लगा देते हैं नोटिफिकेशन का, तब भी हमारे यहाँ एरिया ऐसे भी हैं और लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, जिनको नहीं समझ आती, और बाजू का लोग ऐसे जो अपने हक के लिए भी नहीं बोलते। तो उसके हवाले से बताएं कि आप लोग ऐसा कौन सा तरीका करेंगे? क्योंकि बेसिक चीज जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान है, जो कि हमारी हुकूमतें आती हैं वो नारा लगाती हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट आज तक मैंने नहीं होता हुआ देखा। क्योंकि हमारे एरिया जितने भी बैकवर्ड एरियाज में, अगर मैं ज्यादातर उसको क्यों जब तक वोट चाहिए होता है ये नारे कारआमद रहते हैं, वोट लेने के बाद फिर नहीं। देखें जी, जिस तरह ये कह रही है ना कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस का क्या तरीकेकार होना, हर तंदूर पे इस्लामाबाद में आप अभी जाके विजिट कर लें, ग्रेट लिस्ट लगी होती है, वहाँ पे तमाम नुमाइंदों के नंबर मौजूद होते हैं। लोग करते हैं कॉलें, शिकायत करते हैं, हम उन लोगों की पनिशमेंट करते हैं कि उनको कहते हैं कि यार आप इनका हक इनको दो, सफाई मियारी रखें, आप कारीगरों की अच्छी बेहतरीन उनकी ड्रेसिंग रखें, उनकी टोपी पहनाएं, उनको ग्लव्स प्रॉपर तरीके से फूड्स वाले हैं यहाँ पे, वो भी हम बाकायदा एक सेशन करते हैं हर महीने 2 महीने बाद। मैं चैम्बर में अपने नान भाइयों का सेशन रखवाता हूँ, जिसमें डॉक्टर तायरा साहब होती हैं जो फूड की DG हैं, उनके थ्रू बाकायदा हम इनको अवेयरनेस देते हैं। जहाँ पे कमी कुताही हो तो मैं पब्लिक को भी कहता हूँ हमेशा कि रेड लिस्ट लगी होती है, वहाँ पर सबके नंबर मौजूद, 20 से 25 बंदों के नंबर मौजूद होते हैं। आप कॉल करके बता दें कि ये तंदूर पे ये फॉल्ट है, सफाई गैर मेयारी है, बंदे का इखलाक अच्छा नहीं है, वजन कम है, कोई भी इशू है, आप कंप्लेन कर सकते हैं, इंतजामिया से कर सकते हैं। ये तो ओपन फोरम है, यहाँ पे तो कोई इतनी ढकी छुपी चीज होती नहीं है, हर तंदूर पे रेड लिस्ट लगी हुई है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से जारी रखेंगे। यहाँ वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत आइएगा, हम आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।